हेलो स्टूडेंट्स, है ना। आज अपन 9th क्लास के समाजीय विज्ञान में, है ना, इतिहास के अंतर्गत अपन देखते हैं अध्याय 6 का। ठीक है, अध्याय 6 के अंतर्गत अपन लास्ट वीडियो में और पढ़े थे, है ना। तो यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। ठीक है, यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय, उसके अंतर्गत हम लोग बदलाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में लास्ट वीडियो में चर्चा किया था। ठीक है, अब अपन देखते हैं भारत और यूरोप में आधुनिक संस्कृति के उदय के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है अपना भारतीय संस्कृति, है ना। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अपन देखते हैं कि भारत की संस्कृति, वहाँ की चित्रकला, वहाँ की कलाकारी, है ना, और भारत के में जितने भी संस्कृति का उदय हुआ, है ना, और भारत की जो संस्कृति है उससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा और भारत में क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना। दूसरे बिंदु में अपन देखते हैं यूरोपीय संस्कृति। यूरोपीय संस्कृति का भारत के ऊपर और अन्य दूसरे देशों के ऊपर यूरोपीय संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना। तीसरे पॉइंट में अपन चर्चा करेंगे भारत और यूरोप की संस्कृति में समानता और असमानता। ठीक है, भारत और यूरोप की संस्कृति में क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या असमानताएं थी, है ना, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि रेनेसां क्या चीज़ है, रेनेसां के अंतर्गत अपन ने क्या क्या पढ़ा था, उसके बारे में क्या जाना था, है ना। तो चलिए अपन जो है इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसा कि अपन लास्ट वीडियो में रेनेसां के अंतर्गत पढ़ा था प्राचीन साहित्य का अध्ययन और देश विदेश का ज्ञान। हमने रेनेसां के अंतर्गत इसका अध्ययन किया था, इसके बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि यूरोप में मानववाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, उसके जनक कौन थे, उसके बारे में भी हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। भारत की संस्कृति और लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में हमने आंशिक रूप से जानने का प्रयास किया था, है ना। तो चलिए अब हम उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में कला के क्षेत्र में, है ना, एक बहुत ही नया दौर शुरू हुआ। सन 1300 के बाद भारत सहित कई देशों में कला की एक नई लहर चली। भारत में सबसे महत्वपूर्ण असर वास्तुकला पर देखा जा सकता है ना। भारत में सबसे महत्वपूर्ण असर किस पे दिखा? वास्तुकला पे देखा गया। तुर्कों के आगमन से कई नई नई तकनीकें जैसे भवन निर्माण में मेहराब और गुंबद का व्यापक उपयोग होने लगा। ये तकनीक मूलतः प्राचीन यूनान और रोम में विकसित हुई थी। ठीक है, जब इस्लामिक देशों में इसका उपयोग हुआ तो इन्हें एक नया स्वरूप मिला, है ना, इनको एक नया डिज़ाइन मिला जो इस्लामिक धार्मिक सोच को प्रकट करता था। जब इस्लामी गुंबद और मेहराब भारत में बनाए जाने लगा, है ना, तो इसका मेलजोल पूर्व मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला के तरीकों के साथ हुआ। फलस्वरूप एक नई मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला विकसित हुई जिसे हिंदू व मुसलमान दोनों शासकों ने अपनाया। यहाँ नीचे इस परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, है ना। इस चित्रकला के माध्यम से अपन यह देख सकते हैं, है ना, कि यूनानी मंदिरों में छत का वजन उठाने के लिए खंभों का उपयोग किया जाता था। भारतीय मंदिरों में भी खंभों और आड़ी बीम छत का वजन ढोने के काम करती थी। ठीक है, इन चित्रकला के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय संस्कृति ने और इस्लामिक संस्कृति ने इसको अपनाया है। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में केवल खंभों व बिंबों का उपयोग करते थे, है ना। बहुत बड़े और ऊंचे भवनों का निर्माण किया जाता था, है ना, जिसके लिए खंभे और बिंब का उपयोग करते थे। ठीक है, रोचक बात यह है कि उत्तरी यूरोप में भी
जटिल आकृति वाले गिरजाघर 12वीं सदी में बनने लगे। इस शैली को गोथिक शैली कहते हैं। इसका एक नमूना पेरिस नगर का प्रसिद्ध नॉट-ड्रेम गिरजाघर है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अपन पेरिस के नॉट-ड्रेम गिरजाघर को अपन देख सकते हैं, है ना। हमारे भारतीय और यूरोपीय देशों में, है ना, देख सकते हैं कि मेहराबों से सजे भवन पर शानदार ऊंचा गुंबद कितना प्रभावशाली लगता है। भारत में इस शैली के साथ भारतीय मंदिर वास्तुकला का सुंदर मिश्रण हुआ, जिनके विभिन्न रूप हम विजयनगर के लोटस महल, फतेहपुर सीकरी के राजमहल आदि में देख सकते हैं। गुंबद और मेहराब का नया और अद्वितीय स्वरूप हम ताजमहल में देख सकते हैं। ठीक है, ताजमहल में भी इतना भव्य और ज़बरदस्त गुंबद बना हुआ है ना, कि ताजमहल के गुंबद और मेहराब में भारतीय नक्काशी व डिज़ाइन का समावेश है। उदाहरण के लिए गुंबद के शीर्ष पर बना विशाल उल्टा कमल का फूल और उससे निकली कलशावली गुंबद खुद गोलाई के साथ एक गेंद का आभास देता है। ठीक है, उसी कारण अपने आगरा के ताजमहल को भी विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। ठीक है, इस तरह हम देख सकते हैं कि जिस गुंबद और मेहराब का उपयोग रोमन साम्राज्य ने प्राचीन काल में किया था, जिसे मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप में भुला दिया गया था, उनका इस्लामिक देशों और भारत में भरपूर उपयोग किया गया, है ना। जबकि उसे एक नया रूप दिया गया जब इटली में 14वीं सदी में फिर से प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृति में रुचि जगी, तो वहाँ वे वास्तुशिल्पियों ने मेहराब और गुंबद का उपयोग फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, इसलिए उन देशों ने, है ना, गुंबद और मेहराब को अपने वास्तुकला के स्वरूप को अपना आधार बनाया, जिसे इस्लामिक वास्तुशिल्प ने विकसित किया था। इटली के प्रसिद्ध कलाकार माइकलेंजो ने सन 1547 में सेंट पीटर्स के मकबरे की कल्पना की, तो उसने यूनानी मंदिर, रोमन गुंबद तथा इस्लामी गुंबदों से प्रेरणा ली। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि यूनानी, रोमन और इस्लामिक वास्तुकला के प्रभाव को। ठीक है, अब अपन देखते हैं यूरोपीय देशों में और भारत में चित्रकला और मूर्तिकला। अभी तक तो अपन देख रहे थे वास्तुकला के बारे में। ठीक है, अब अपन देखते हैं चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में। रेनेसां मुख्य रूप से अपनी विशिष्ट चित्रकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपने रेनेसां के बारे में पढ़ा था, है ना। तो रेनेसां ज़्यादा फेमस क्यों था? क्योंकि वो अपने विशिष्ट चित्रकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। यूरोप के मध्य युग में चित्रकला के विषय काफ़ी सीमित थे, जिनमें प्रमुख थे बाइबल के पात्रों और संतों के चित्र। ठीक है, 13वीं सदी के अंत में इसमें बदलाव होने लगा और नए जीवंत चित्रण जीते जागते लोगों के अवलोकन के आधार पर बने। अब भी धार्मिक विषय महत्वपूर्ण बने रहे, मगर रईसों व सफल पेशेवरों के चित्र भी बनने लगे। धार्मिक विषयों का चित्रण भी इस तरह से किया गया कि मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं, भावनाओं, अवस्थाओं तथा मानव शरीर के विभिन्न स्वरूपों को दर्शन किया जा सके। अब आगे यह था कि प्राचीन जो चित्रकला और मूर्तिकला थी, उसमें आधुनिकता का समावेशन होने लगा, है ना। तो इसी के चलते उसमें रंग, तकनीक और विज्ञान का उपयोग। इसका मतलब ये हुआ कि चित्रकार एक और वस्तुगत हकीकत को हूबहू दर्शाने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नए
और ईरान से आए नए रंगों का उपयोग यूरोप में होने लगा था। मतलब उनकी चित्रकला और मूर्तिकला में दिनों दिन आधुनिकता का समावेश होने लगा था। साथ ही साथ तैल रंगों का भी उपयोग होने लगा था। इनकी मदद से रंगों के अनेक शेड दिखाए जा सकते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत अपन दो महत्वपूर्ण चित्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यूँ तो इटली में रेनेसां काल में कई महान चित्रकार हुए थे, परंतु यहाँ हम उनमें से केवल दो को ही उदाहरण के लिए ले रहे हैं। ये हैं लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो, ठीक है, जो कि एक महान पेंटर थे। लियोनार्डो का जन्म सन 1452 में और मृत्यु सन 1519 में हुआ, ठीक है। लियोनार्डो एक वैज्ञानिक, शिल्पकार, वास्तुकार, आविष्कारक और चित्रकार थे। वे रेनेसां युग के लोगों की बहुमुखी रुचि और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका सबसे चर्चित चित्र है मोनालिसा का, ठीक है। उनका सबसे चर्चित पेंटिंग क्या है? मोनालिसा का, ठीक है। इस चित्र में उन्होंने एक महिला को हल्के से मुस्कुराते हुए दिखाया है। इस मुस्कान के अर्थ बूझने में विद्वान पिछले 500 सालों से लगे हुए हैं। एक तरह से यह उस युग का प्रतीक है। मनुष्य के क्षण भर के हल्के से हल्के मुख भावों को भी इतना महत्वपूर्ण बनाना और उसे हमेशा के लिए चित्र में कैद कर देना इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब लियोनार्डो ने द विंची ऑफ महान चित्र में मोनालिसा का जो चित्र बनाया था वो इतना रहस्यमय था, है ना, जिसको आज के विद्वान लोग पिछले 500 साल से उसका रहस्य ढूंढने में लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं माइकल एंजेलो, जिनका जन्म सन 1475 और मृत्यु सन 1564 को हुआ, है ना। माइकल एंजेलो को विश्व इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में गिना जाता है। वे फ्लोरेंस शहर के थे। उन्हें पोप का आश्रय प्राप्त था, ठीक है। पोप कौन होते हैं? वो इस्लामिक धर्म का होता है, जिसके लिए उन्होंने अनेक कलात्मक परियोजनाएं पूरी की। इसमें से सबसे अधिक चर्चित सिस्टाइन गिरजाघर की दीवारों व छत को ईसाई धर्म से संबंधित चित्रों से सजाना था, ठीक है। माइकल एंजेलो जितने अच्छे चित्रकार थे उतने ही अच्छे मूर्तिकार भी थे। उन्होंने इटली के बेदाग संगमरमर का अभूतपूर्व उपयोग किया। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति, है ना, ला पिएते, हाँ, को देखा। इस मूर्ति में मानव शरीर, मानवीय भावनाएं और कपड़ों का यथार्थ चित्रण है, ठीक है। मतलब माइकल एंजेलो इतने ज़बरदस्त और प्रसिद्ध चित्रकार थे, उतने ही ज़बरदस्त और फेमस मूर्तिकार भी थे, ठीक है। चित्र के माध्यम से अपन उनकी कलाकृति को यहाँ पे देख सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। उनकी चित्रकला में यह दर्शाया गया है कि देखो, चित्र में देखते हैं एक माँ जो है अपने बेटे को गोद में थामने वाली माँ है ना, और माँ का शोक उसकी गंभीरता में स्पष्ट झलक रहा है, ठीक है। रेनेसां की कला काफ़ी हद तक ईसाई धर्म से तो प्रेरित थी, लेकिन साथ साथ उस प्राचीन रोमन काल का गहरा प्रभाव था। माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों ने बहुत ध्यान से प्राचीन चित्र मूर्तियों और भावनाओं का अध्ययन किया था और उनका अनुसरण करने का प्रयास किया था, ठीक है। भारत, अब अगले बिंदु में अपन देखेंगे भारत और यूरोप की संस्कृति में समानता और असमानता को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।